गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपनी क्लास है बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट बॉटनी और हम पढ़ रहे थे सवालों में विभिन्न पीडी एकांतरण। सवालों में विभिन्न पीडी एकांतरण जिसमें आपने हैप्लॉन्टिक प्रकार का पीडी एकांतरण पढ़ लिया, डिप्लॉन्टिक प्रकार का पीडी एकांतरण पढ़ लिया और डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का पीडी एकांतरण पढ़ लिया। अब अपना आता है समरूपी द्विगुणितकी पीडी एकांतरण। समरूपी द्विगुणितकी पीडी एकांतरण। समरूपी द्विगुणितकी पीडी एकांतरण, इसमें क्या होता है कि यह समाकृतिक द्विरूपी पीडी एकांतरण होता है। क्या होता है? समाकृतिक ये क्या होता है? समाकृतिक द्विरूपी पीडी एकांतरण होता है। समाकृतिक यानी समान आकृति। द्विरूपी दो रूप, यानी ऐसा पीडी एकांतरण जिसमें दो रूप हैं, दो थैलस हैं और उनका जो आकृति है वो क्या होती है? समान होती है। समरूपी द्विगुणितकी पीडी एकांतरण यानी समान रूपी, दो रूप हैं और दोनों क्या है? समान है। दोनों आकृति क्या है? समान है। तो ये क्या होता है? समाकृतिक द्विरूपी पीडी एकांतरण होता है। इस प्रकार के पीडी एकांतरण में युग्मकोद्भिन्न सुकायों में आकारिकी बिल्कुल एक समान होने से अंतर कर पाना संभव नहीं होता है। कि क्या होता है? इस प्रकार की पीडी एकांतरण में युग्मकोद्भिन्न सुकायों में आकारिकी बिल्कुल एक समान होने से जो युग्मकोद्भिन्न सुकाय होता है जो गेमेटोफाइटिक थैलस होता है, इस प्रकार के पीडी एकांतरण में ये जो थैलस गेमेटोफाइटिक थैलस है, इसमें मेल एंड फीमेल, यानी इसके अंदर गेमेटोफाइटिक थैलस के अंदर कोई भी अंतर नहीं होता है। ये बिल्कुल एक समान होता है, जिससे इसमें अंतर कर पाना क्या नहीं होता? संभव नहीं होता है। तो युग्मकोद्भिन्न जो सुकाय होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे एक्टोकार्पस, जैसे एक्टोकार्पस। समझ गए कि समरूपी द्विगुणितकी पीडी एकांतरण क्या होता है कि इसमें आकृति यानी समान आकृति द्विरूपी पीडी एकांतरण होता है। इसमें इस प्रकार की पीडी एकांतरण में जो युग्मकोद्भिन्न सुकायों में आकारिकी बिल्कुल एक समान होती है, जिससे उसमें अंतर कर पाना असंभव होता है। आकारिकी क्या होती है? आकारिकी बिल्कुल एक समान होती है, जिसमें अंतर कर पाना संभव नहीं होता है। इसे समरूपी पीडी एकांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूपी द्विगुणितकी पीडी एकांतरण कहते हैं। लिखिए इसके बारे में, हेडिंग डालिए समरूपी पीडी एकांतरण। इसमें लिखिए यह समाकृतिक द्विरूपी पीडी एकांतरण होता है।
यह समाकृतिक द्विरूपी पीडी एकांतरण होता है। इस प्रकार के पीडी एकांतरण में युग्मकोद्भिद सुकायों में आकारिकी बिल्कुल एक समान होने से अंतर कर पाना संभव नहीं होता है। जैसे एक्टोकार्पस, लिख लिया। इसके बाद में दूसरा आता है विषमरूपी। ये तो क्या था, समरूपी द्विगुणित की पीडी एकांतरण, जो आकार्य में क्या होता है, बिल्कुल एक समान होता है, जिसमें अंतर कर पाना असंभव होता है। अब अपना दूसरा प्रकार आता है विषमरूपी द्विगुणित की पीडी एकांतरण। विषमरूपी द्विगुणित की पीडी एकांतरण उसमें क्या था, समरूपी। इसमें क्या है, विषमरूपी। देखो नाम से स्पष्ट है, विषमरूपी और समरूपी। तो समरूपी में क्या था, वो समान था, उसकी आकार की समान थी। इसमें क्या होता है कि यह विषमाकृतिक पीडी एकांतरण में से दो में से एक कायिक सुकाय अधिक विकसित पाया जाता है, तब वह प्रभावी अवस्था कहलाती है। और इसमें दूसरा कायिक सुकाय कम विकसित व छोटा होता है, तो वो क्या कहलाती है, अप्रभावी अवस्था कहलाती है। अतः दोनों प्रकार के सुकायों में स्पष्ट आकारिकी विभेदन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पष्ट आकारिकी विभेदन पाया जाता है। जिसमें क्या होता है कि यह विषमाकृतिक पीडी एकांतरण में विषमाकृतिक पीडी एकांतरण में दो में से एक, अब देखो विषमाकृतिक, विषम का अर्थ है अलग अलग, और आकृतिक यानी आकृति में अलग अलग है। विषम है किसमें, आकृति में। उसमें पीछे आपने पढ़ा था समाकृतिक, यानी सम जोड़ आकृति। सम यानी समान, और आकृति यानी आकृति में, यानी आकृति में क्या वो समान है। ये क्या विषम है किसमें, आकृति में। ठीक है, तो इसमें विषमाकृतिक पीडी एकांतरण में दो में से एक कायिक सुकाय अधिक विकसित पाया जाता है, तब वह प्रभावी अवस्था कहलाती है। दो में से एक जो कायिक सुकाय है, एक कायिक सुकाय अधिक विकसित पाया जाता है, और वो कौन सी अवस्था कहलाती है, प्रभावी अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, प्रभावी अवस्था कहलाती है। जबकि दूसरा कायिक सुकाय क्या होता है, दूसरा कायिक सुकाय कम विकसित।
दूसरा कायिक सुकाय कम विकसित होता है, वह छोटा होता है। दूसरा कायिक सुकाय कम विकसित होता है, वह छोटा होता है। तो ऐसे में अतः दोनों में जो आकारिकी विभेदन है वो स्पष्ट पाया जाता है, यानी इसमें स्पष्ट आकारिकी विभेदन पाया जाता है। क्या होता है? स्पष्ट आकारिकी विभेदन पाया जाता है। तो इसमें लिखिए, हेडिंग डालिए विषम रूपी द्विगुणित की पीडी एकांतरण। इसमें लिखिए यह विषमाकृतिक पीडी एकांतरण यह विषमाकृतिक पीडी एकांतरण में दो में से एक कायिक सुकाय अधिक विकसित पाया जाता है, तब वह प्रभावी अवस्था कहलाती है। तब वह प्रभावी अवस्था कहलाती है। इसमें दूसरा कायिक सुकाय कम विकसित व छोटा होता है, कम विकसित व छोटा होता है। अतः दोनों प्रकार के सुकायों में स्पष्ट आकारिकी विभेदन पाया जाता है। स्पष्ट आकारिकी विभेदन पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है लेमिनेरिया। एग्जाम्पल है आपका लेमिनेरिया। लिख लिया? ठीक। अब अपना टॉपिक आता है इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी। शैवालों में लैंगिक विकास। क्या है? शैवालों में लैंगिक विकास, ये अपना टॉपिक आता है। इसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन में दो युग्मकों, लैंगिक जनन में दो युग्मकों से संलग्न होने से, या दो युग्मक आपस में संलग्न करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो उनसे जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, और युग्मनज नए पादप का निर्माण करता है। यानी इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो युग्मक आपस में संलग्न या फ्यूजन करके क्या बनाते हैं? आपस में युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज नए पादप का निर्माण करता है। युग्मनज क्या करता है? नए पादप का निर्माण करता है। यानी लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। दोनों आपस में फ्यूजन करके युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट क्या करता है? नए पादप का निर्माण करता है। अब इसमें अपना टॉपिक आता है कि ओरिजिन ऑफ सेक्स, लिंग की उत्पत्ति। यानी एल्गी में लिंग की उत्पत्ति कैसे होती है? ओरिजिन ऑफ सेक्स। ओरिजिन ऑफ सेक्स, लिंग की उत्पत्ति। इसमें देखिए कि इसमें प्रिमिटिव समूह है, जो साइनोफैसी में प्रिमिटिव समूह है, साइनोफैसी माना गया है।
प्रिमिटिव समूह है। साइनोफैसी में लैंगिक जनन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, जबकि शेष सभी शैवालों में अलैंगिक और लैंगिक जनन पाया जाता है। यानी शेष साइनोफैसी के अलावा जितनी भी क्लासें हैं उनमें सभी में अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में पाया जाता है। युग्मकों की उत्पत्ति चल बीजाणु से तथा चल बीजाणु की उत्पत्ति क्लोरोफाइसी से हुई है। युग्मकों की उत्पत्ति किससे? चल बीजाणु से, और चल बीजाणु की क्लोरोफाइसी किससे हुई है? युग्मकों की उत्पत्ति चल बीजाणु से और चल बीजाणु की उत्पत्ति क्लोरोफाइसी से मानी गई है। क्लोरोफाइसी समूह से मानी गई है। चल बीजाणु का आरंभ क्लेमाइडोमोनास में माना गया है। चल बीजाणु का आरंभ क्लेमाइडोमोनास में माना गया है। और क्योंकि एकल कोशिकीय शैवाल के चल बीजाणु का आकार पादप कोशिका के समान होता है। एकल कोशिका जो शैवाल होते हैं उनके चल बीजाणु का आकार पादप कोशिका के समान होता है। युग्मक कोशिका में अधिक विभाजन से बनते हैं। युग्मक कोशिका में अधिक विभाजन से बनते हैं, अतः ये आकार में क्या होते हैं? युग्मक आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और युग्मक का आकार कम हो जाने से वह अकेला नया शैवाल नहीं बना पाता है। युग्मक का आकार कम हो जाने से अकेला नया शैवाल नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके भीतर जीवद्रव्य की समुचित मात्रा नहीं होती है। उसके अंदर जीवद्रव्य की समुचित मात्रा नहीं होती है। उसके अंदर जीवद्रव्य की समुचित मात्रा नहीं होती है, इसलिए ये अकेला नया शैवाल नहीं बना सकता है। ये अकेला नया शैवाल नहीं बना सकते। तो इसमें लिखिए ओरिजिन ऑफ सिक्स लिंग की उत्पत्ति में प्रिमिटिव समूह है। क्लोरोफाइसी में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, जबकि शेष सभी शैवालों में अलैंगिक व लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। युग्मकों की उत्पत्ति चल बीजाणु से तथा चल बीजाणुओं की उत्पत्ति क्लोरोफाइसी समूह से मानी गई है। चल बीजाणुओं का आरंभ क्लेमाइडोमोनास से माना गया है, क्योंकि एकल कोशिकीय शैवाल के चल बीजाणु का आकार पादप कोशिका के समान होता है। युग्मक कोशिका में अधिक विभाजन से बनते हैं, अतः यह आकार में छोटे होते हैं। युग्मक का आकार कम हो जाने से यह अकेला नया शैवाल नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके अंदर जीवद्रव्य की समुचित मात्रा नहीं होती है। तो यह हो गया ओरिजिन ऑफ सेक्स, शैवालों में लिंग की उत्पत्ति। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट अगली क्लास में।